इस समय नौसिखिए रैंकिंग कंपटीशन में पूरा अखाड़ा आदर्श और विशांत का लग रहा था। बाकी सब गौण भूमिका निभा रहे थे। जब लोग दूसरी लड़ाइयां देखते थे तो उनके मन में बस एक ही विचार आता था, जल्दी करो और अपनी लड़ाई खत्म करो। आदर्श और विशांत को मंच पर आने दो। सभी नए खिलाड़ी जो अभी भी मंच पर जा सकते थे, वे सभी नए खिलाड़ियों में सर्वश्रेष्ठ थे। वे सभी अपने सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल के साथ बड़े हुए थे, लेकिन अब वे मंच पर केवल सहायक पात्र थे। इससे वे असहाय महसूस करते थे, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि आदर्श और विशांत उनसे बिल्कुल अलग लेवल पर थे। रेफरी ने जानबूझकर आदर्श और विशांत की लड़ाई दिन के अंत में तय की थी। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आदर्श और विशांत अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके, ताकि उनकी लड़ाई उच्चतम लेवल पर एक मुकाबला बन सके। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूब गया और शाम ढलने लगी। लोग इस महायुद्ध के शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। बाकी सभी नए खिलाड़ी अपनी अपनी लड़ाइयां खत्म कर चुके थे, इसलिए उन्हें बस आदर्श और विशांत के मंच पर आने का इंतजार था। अचानक अखाड़े के मुख्य द्वार के पास भीड़ में हलचल मच गई। खचाखच भरी भीड़ अचानक तितर बितर होने लगी। जो लोग तितर बितर हो गए थे, उनके चेहरे पर भ्रम या सदमे के भाव थे। क्या हुआ? लोगों ने नजर घुमाई और देखा कि प्रवेश द्वार पर काले लबादे पहने कुछ आदमी खड़े हैं। इन काले लबादों वाले आदमियों के बीच दो बुजुर्ग आराम से टहलते हुए अंदर आ रहे थे। वे हैं। सब लोग हैरान थे, खासकर नए लोग। उन्होंने इन दोनों बुजुर्गों को पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए स्वाभाविक था कि वे उन्हें पहचान न पाएं। लेकिन नए लोगों को इन काले लबादे वाले लोगों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वैभव दिव्य साम्राज्य में काले लबादे पहनने वाले सिर्फ कानून प्रवर्तक ही थे। कानून प्रवर्तक? यहाँ इतने सारे कानून प्रवर्तक क्यों हैं? नौसिखिए अचंभित रह गए और इस समय कुछ मजबूत अनुभवी साधकों ने क्षण भर रुकने के बाद दो बूढ़े लोगों को पहचान लिया। एल्डर शमशेर, एल्डर अचल, वे अखाड़े में क्यों आए हैं? ये सुनकर सभी नौसिखिए अचंभित रह गए। ये दो बूढ़े आदमी बड़े हैं। वहां मौजूद सभी साधकों के लिए दिव्य नगरी के बुजुर्ग पौराणिक व्यक्तित्व थे। पूरे वैभव दिव्य साम्राज्य में 500 वर्षों में शायद एक भी ऐसा न हो। वे यहाँ मैदान में क्या कर रहे थे? नए खिलाड़ियों की रैंकिंग कंपटीशन बड़ों के ध्यान देने लायक नहीं थी। नए खिलाड़ियों की रैंकिंग कंपटीशन को नजरअंदाज करते हुए अखाड़े में नंबर 1 रैंक वाले विराट को भी बड़ों द्वारा ऐसा बिहेव नहीं मिलता था जब उसे दूसरे या तीसरे रैंक वाले खिलाड़ियों से चुनौती मिलती थी। ज्यादा से ज्यादा बड़ों को बस एक वीडियो डिस्क अरे देखने को मिलता था। दिव्य नगरी में हर साल कुछ न कुछ प्रथम होता रहता था। हर साल पृथ्वी सम्मान सूची में प्रथम स्थान पाने वाले व्यक्ति को थोड़े समय में ही कई बार चुनौती दी जाती थी। बड़े बुजुर्ग हर बार ये सब देखने के लिए स्वतंत्र नहीं होते थे। आमतौर पर एल्डर्स अखाड़े में कभी नहीं दिखाई देते थे। इसके बजाय ये कहा जाना चाहिए कि साधकों को आमतौर पर एल्डर से मिलने का मौका ही नहीं मिलता था। नए साधकों को एल्डर अचल से मिलने का मौका मिल सकता था जब वे कभी कभार अतिथि के रूप में द्वारपाल के रूप में आते थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि वे एल्डर थे। अचल और शमशेर को सम्मान की सीटों पर बैठे देखकर हर कोई अभी भी अचंभित था। क्या वे यहाँ आदर्श और विशांत का मैच देखने आए हैं? इस संभावना के बारे में सोचकर लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आगे सोचने पर पता चला कि आदर्श और विशांत का मैच वाकई एक उल्लेखनीय घटना थी। कमाल है, ये नौसिखिया रैंकिंग कंपटीशन बड़ों का ध्यान आकर्षित कर रही है। लोग हैरान चेहरों से एक दूसरे को देखने लगे। आदर्श और विशांत कितने भी इंप्रेसिव क्यों ना हो, वे विराट के लेवल के नहीं थे। वे दो बड़ों को नौसिखिए के रूप में देखने के लिए राजी कर पाए। ये वाकई अविश्वसनीय था। इस समय अचल और शमशेर शांति से अपनी सीटों पर बैठे थे। ये वाकई पहले कभी नहीं हुआ था जब कुछ एल्डर्स व्यक्तिगत रूप से अखाड़े में आए थे। वे यहाँ आदर्श की कृपाण सत्य के 32 शब्दों की समझ को व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए आए थे। यद्यपि वैभव दिव्य शहर की वीडियो डिस्क सरणी का उपयोग वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता था, लेकिन ये उन कानूनों को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त नहीं था जिनके बारे में साधकों को जानकारी थी। अस्पष्ट वीडियो चित्र कृपाण सत्य के आकर्षण को प्रतिबिंबित करने में असमर्थ थे। आदर्श, विशांत, दिव्य वन्य क्षेत्र मंच। रेफरी ने घोषणा की। दो बुजुर्गों के यहाँ होने से रेफरी पर भी दबाव महसूस हुआ। आदर्श अपने 1000 सेना वाले कृपाण को हाथ में लिए दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर चढ़ गया। उसकी प्रतिद्वंद्वी विशांत हाथ में एक मुलायम तलवार लिए हुए थी। उसका स्वभाव शांत था और उसमें किसी एक्सपर्ट जैसी तीक्ष्णता का अभाव था। चलते हुए विशांत ने सम्मानपूर्वक आसन पर बैठे दो बुजुर्गों की ओर देखा। वे दिव्य नगर के बुजुर्ग हैं, वैभव दिव्य साम्राज्य के असली आधार स्तंभ। वे मेरे दादा, मेरे पिता और गुरु से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। विशांत चू परिवार से आया था, जो एक गहरी विरासत वाला पारिवारिक कबीला था, लेकिन परिवार में कभी कोई मानव ऋषि नहीं था। यहाँ तक कि चू परिवार का वर्तमान मुखिया भी केवल एक शिखर मानव स्वामी था। विशांत की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं। वो चू परिवार की प्रथम ऋषि बनने के लिए दृढ़ थी। वो चू परिवार के इतिहास में एक नया गौरवशाली अध्याय शुरू करना चाहती थी। हालांकि ये महत्वाकांक्षा विशांत के दिल में हमेशा से दबी रही थी। उसने कभी किसी से इस बारे में जिक्र नहीं किया था। अब एक साथ दो ऋषियों को देखकर ये बात मेरे मन में घर कर गई। भविष्य में वो भी उस लेवल तक पहुंचना चाहती थी। 500 साल में एक बार एक ऋषि प्रकट होते थे। वो पिछले 500 सालों की सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट बनना चाहती थी।
वो यहाँ असफल नहीं हो सकती थी। विशांत ने अपनी तलवार निकाली। वो चुप थी और उसकी सांसें तेज थीं। फिर भी उसकी खूबसूरत आंखें उसके लड़ाकू जज्बे को छिपा नहीं पा रही थीं। आदर्श ने धीरे से अपनी 1000 सेना वाली कृपाण निकाली। विशांत, मुझे पता है कि तुम अपनी ताकत छिपा रहे हो और अब तक तुमने जो ताकत दिखाई है वो मुझे हराने के लिए काफी नहीं है। अगर तुमने अपना तुरूप का पत्ता पहले ही नहीं चलाया तो शायद तुम्हें उसे इस्तेमाल करने का मौका ही न मिले। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, आगे बढ़ो। विशांत बहुत शांत थी। वो इस लड़ाई के लिए पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। शायद उन 2 ऋषियों के प्रकट होने की वजह से ही विशांत में लड़ने का जोश जगा था। वो जीतना चाहती थी। इस समय आदर्श हिलने लगा। उसका शरीर हवा के झोंके की तरह हिला और भयानक कृपाण किरण जो सभी प्रकार के ब्लेड बीम को चकनाचूर कर सकती थी, विशांत पर टूट पड़ी। ये हरकत सबके सामने छा गई। दूर से भी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबी कृपाण उनकी गर्दन में जानलेवा इरादे से लटक रही हो। एक भयानक कृपाण। विशांत ने अपनी पुतलियां सिकोड़ी और किरण से बचने के लिए पीछे की ओर उड़ी। फिर उसने अपनी मुलायम तलवार किरण की ओर भौंक दी। उसके शरीर की सारी युवान भी तलवार में समा गई। इस युवान में कृपाण की किरण से टकराने के लिए एक अवर्णनीय कोमलता थी। हालांकि आदर्श की कृपाण विशांत की तलवार से कहीं अधिक तेज थी। ची 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 की आवाज के साथ किरण विशांत की तलवार क्यू को चीरती हुई निकल गई। बस इतना ही देख पा रहे थे कि किरण उसके चेहरे की ओर बढ़ रही थी। लोग अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं पाए। विशांत एक खूबसूरत जवान लड़की थी। अगर निनाद को कृपाण से काट दिया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन विशांत को कटते हुए देखना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। एक पल में जैसे ही विशांत को कृपाण से काटा जाने वाला था, आदर्श की कृपाण की किरण रहस्यमय तरीके से एक तरफ खिसक गई। ये कट अंततः विशांत के चेहरे के समानांतर चला गया और ये बैंगनी टंगस्टन जमीन पर जोर से लगा। ठोस बैंगनी टंगस्टन मंच हिल गया और उस पर 4 फीट लंबा गहरा कृपाण का निशान उभर आया। विशांत का शरीर हवा में 30 मीटर तक लहराया। उसके बाद वो धीरे से जमीन पर गिर गई, लेकिन बालों की कुछ लटें उसके गालों पर गिर गईं। अभी क्या हुआ? दर्शक आंखें फाड़े देखते रहे। वे पूरी तरह से किरण पर केंद्रित थे और उन्हें डर था कि वे एक रोमांचक पल चूक जाएंगे। फिर भी वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे कि आदर्श और विशांत के बीच टकराव के दौरान क्या हुआ था। ये बहुत तेज था और पल भर में दोनों अलग हो गए। इसके बाद कृपाण किरण से मंच पूरी तरह से कट गया। लोगों की सांसें थम सी गईं। मैंने विशांत के सामने आदर्श की कृपाण की धार साफ देखी। उसने पूरी तरह नीचे की ओर वार क्यों नहीं किया? क्या आदर्श को आखिरी पल में औरतों के प्रति कोमलता महसूस हुई और उसने खुद को रोक लिया? किसी ने पूछा। मूर्ख मत बनो, एक अनुभवी साधक ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें लगता है कि वो एक कमजोर युवती है। ये कठोर नरम अवधारणा है। विशांत ने आदर्श की शक्ति को नष्ट करने के लिए आखिरी क्षण में कठोर नरम अवधारणा का इस्तेमाल किया, लेकिन वो पूरी शक्ति को नष्ट नहीं कर पाई। कुछ अनुभवी साधक जो पृथ्वी रैंकिंग में 2000 के आसपास रैंक पर थे, आदर्श और विशांत की लड़ाई को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। हार्डसॉफ्ट अवधारणा कई हमलों को विफल कर सकती थी, लेकिन यदि ताकत में अंतर बहुत अधिक था तो भी ये स्थिति को पलट नहीं सकती थी। कई लोगों ने देखा कि विशांत के कुछ बाल झड़ गए थे। आदर्श ही था जिसने उनकी पहली मुलाकात में बाजी मारी थी। आदर्श ने अपनी कृपाण को देखा और उसकी पिछली शक्ति के बारे में सोचा। वो हैरान था कि उसकी कृपाण उसकी इच्छा के विरुद्ध भी दिशा बदल सकती है। आदर्श ने कहा, कठोर नरम, एक कमजोर शक्ति का इस्तेमाल करके एक मजबूत शक्ति पर विजय पाना वाकई अद्भुत है, लेकिन जीत हासिल करने के लिए बस इतना ही काफी नहीं है। मेरा पहला वार तो बस एक जांच थी, इसके बाद मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। जांच? ये सुनकर लोग अवाक रह गए। इतना जोरदार कृपाण हमला तो सिर्फ आदर्श की जांच थी। उनमें से कई लोग जानते थे कि वे इस कृपाण हमले का विरोध भी नहीं कर सकते थे, न ही वे जानते थे कि ऐसा कैसे किया जाए। पहले वे जानते थे कि आदर्श बहुत ताकतवर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है। अब उन्हें इस अंतर का सहज ही एहसास हो गया था। अब इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि निनाद हार गया। वे निनाद नहीं थे और उन्हें पता नहीं था कि आदर्श से लड़ते समय निनाद पर कितना दबाव होता है। अगर वे मंच पर खड़े होते तो शायद उन्हें इस एहसास का एहसास होता। मंच पर आदर्श की युवान क्यों घूम रही थी? उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी और उसकी 1000 सेना की कृपाण से हल्की ध्वनि निकलने लगी, जैसे उसकी कृपाण की सच्चाई चीख कर बाहर आ रही हो। आदर्श की ताकत लगातार बढ़ती ज्वार की लहर की तरह संघनित हो रही थी। आदर्श को ऐसी अवस्था में देखकर विशांत ने कृपाण क्यूई द्वारा काटे गए बालों को पोंछ दिया और हल्की सांस ली। तुम्हारी कृपाण बहुत मजबूत है, लेकिन मैं तुम्हें हरा दूंगा, विशांत ने गंभीरता से कहा। उसने अपनी मुलायम तलवार दोनों हाथों में थामी और उसे आगे बढ़ाया। तलवार की धारों पर एक नीली सफेद चमक फैल गई। उसकी युवान क्यूई संघनित हो गई और बहुत जल्द ही उसकी तलवार पर बर्फ की एक परत जम गई। बर्फ की परत मोटी होती गई। विशांत की तलवार उसके हाथ को ढकती गई, अंततः उसके पूरे शरीर में फैल गई। हड्डियों में उतरती ठंड हर तरफ फैल गई थी। दूर बैठे दर्शक भी इस हड्डियां कंपा देने वाली ठंड को महसूस कर सकते थे। क्या ये फ्रॉस्ट क्यूई है? उसके पास आइस एलिमेंटल युवान क्यूई है। दर्शकों में कई लोग एक पल के लिए झिझक गए। एक योद्धा की युवान क्यूई में कई तरह के तात्विक गुण हो सकते हैं। उनमें से कुछ के पास बर्फ तात्विक युवान क्यूई होना कोई अजीब बात नहीं थी।
विशांत की छिपी हुई ताकत के लिए ये काफी नहीं था, क्योंकि तात्विक गुणों वाली युआन क्यूई उतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती। बर्फ तत्व युआन क्यू कोई सनसनी नहीं थी। प्रबल जिसे विशांत ने पहले हराया था एक अग्नि तत्व योद्धा था। तात्विक गुण वाले युआन क्यू को गैर तात्विक युआन क्यू की तुलना में आक्रमण में परिवर्तित करना आसान था, लेकिन ये उतना अधिक शक्तिशाली नहीं था। जैसे ही दर्शक असमंजस की स्थिति में थे, स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई धीरे धीरे विशांत के पीछे घनीभूत होने लगी, जिससे एक प्रेत छवि बन गई। ये एक सफेद भेड़िए की प्रेत छवि थी। ये आकार में बड़ा था, लगभग 4 मीटर ऊंचा और 7 मीटर लंबा। ये विशांत के पीछे शान से खड़ा था और इसका दृश्य प्रभाव बहुत गहरा था। ग्लेशियर स्नो वुल्फ एक बर्फ तत्व उजाड़ जानवर युआन क्यूई का प्रकटीकरण है। युआन क्यूई का प्रकटीकरण शरीर से उत्सर्जित युआन क्यूई को एक भौतिक रूप में एकीकृत करने की प्रक्रिया थी। वैभव दिव्य नगरी का लगभग कोई भी बैंगनी रक्त योद्धा ऐसा कर सकता था। निनाद के अंतिम आक्रमण आकाशीय बैल के अत्याचारी रक्त में भी युआन क्यूई का प्रयोग किया गया। इससे एक बैल की प्रेत छवि प्रकट हुई, लेकिन आदर्श ने उसे फिर भी चीर डाला। वैभव दिव्य शहर में युआन क्यूई का प्रकट होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी, लेकिन कुछ नए लोगों को एहसास हुआ कि विशांत के पीछे छिपा सफेद भेड़िया अलग था। उसमें एक रहस्यमयी आत्मा थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका विशांत से दूर संवेदी संबंध था, मानो वो विशांत की आत्मा से बना हो, जिसमें विशांत की जीवन शक्ति का एक अंश समाहित हो। इसके अलावा इस विशाल सफेद भेड़िए के भीतर एक उजाड़ शक्ति समाहित थी। ये शक्ति केवल उजाड़ जानवरों में ही हो सकती है, लेकिन ये विशांत के पीछे युआन क्यूई की प्रेत छवि में मौजूद थी। इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह थी कि सफेद भेड़िया विशांत की युआन क्यूई से नहीं बना था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वो सचमुच एक उजाड़ जानवर हो। ये हो सकता है नए साधक अनिश्चित थे, लेकिन अनुभवी साधकों ने बहुत पहले ही इसे पहचान लिया था। ये युआन क्यूई का प्रकटीकरण नहीं था, ये किसी उच्चतर लेवल की चीज थी। ये कुछ ऐसा था जो केवल युआन मूल क्षेत्र के योद्धा ही कर सकते थे। पहलू कुलदेवता, क्या ये सचमुच एस्पेक्ट टोटेम है? ये कैसे संभव है? लोग हैरान थे। दिव्य वन में मनुष्य और उजाड़ जानवर दुश्मन थे। उजाड़ जानवर अक्सर मनुष्यों को खा जाते थे और समय समय पर जानवरों का झुंड बना रहता था। 10 लाख घरों वाला एक बड़ा शहर जानवरों के झुंड में तबाह हो सकता था, जिससे घोर दुख होता था। फिर भी ऐसे समय भी थे जब मानव योद्धा खुद को वीरान जानवरों से अलग नहीं कर पाते थे, क्योंकि वे वीरान जानवरों की शक्तियां उधार ले सकते थे। इसे एस्पेक्ट टोटेम से शुरू करके समझाया जा सकता है। एस्पेक्ट टोटेम युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा का प्रतीक था। जब कोई योद्धा बैंगनी रक्त क्षेत्र के शिखर पर होता था, तो वो अपने रक्त के सार को अपने डेंटियन में संगठित कर लेता था, जिससे उसकी क्यूई और रक्त की नींव तैयार होती थी। यहीं से युआन की नींव की शुरुआत हुई। एक ऊंची मीनार बनाने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। युआन की नींव मार्शल आर्ट के मार्ग की नींव थी, और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था। अपनी युआन नींव को संगठित करने के बाद एक योद्धा स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यूई की एनर्जी को अवशोषित कर सकता था और अपनी रैंक बढ़ा सकता था। ये ऐसी चीज थी जिसकी बराबरी कोई भी बैंगनी रक्त योद्धा नहीं कर सकता था। एनर्जी एकत्र करने की इस क्षमता से ही एक योद्धा उन वीरानों की आत्माओं और शक्तियों को इकट्ठा कर सकता था, जो किसी मृत वीरान जानवर से बच निकली थी, जिसका उन्होंने जंगल में शिकार किया था। युआन फाउंडेशन में वे एक समन इकाई को इकट्ठा और संगठित कर सकते थे, जो केवल उनकी अपनी थी। जब वे दूसरों के साथ युद्ध में होते थे, तो वे इसे बुला सकते थे, जिससे उनकी शक्तियों को मजबूत करने के लिए एक विशाल प्रेत छवि बन जाती थी। इस समन इकाई को एस्पेक्ट टोटेम के नाम से जाना जाता था। एक बार जब एस्पेक्ट टोटेम बन जाता, तो वो हमेशा योद्धा के साथ रहता। एक ट्रेडमार्क के रूप में ये योद्धा की युद्ध क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। हर किसी के पहलू टोटेम में एक अंतर था। वे लगातार बढ़ सकते थे, विकसित हो सकते थे और यहाँ तक कि रूपांतरित भी हो सकते थे। वैभव दिव्य नगरी में एक स्वर्ग सम्मान सूची थी। ये पृथ्वी सम्मान सूची से ज्यादा महत्वपूर्ण थी। स्वर्ग सूची का क्रम इस बात पर निर्भर करता था कि कोई कितने उजाड़ जानवरों को मारता है। स्वर्ग सूची के पुरस्कार भी तीनों सूचियों में सबसे ज्यादा थे। स्वर्गीय रोल को चार्ज करने वाले योद्धा दिव्य वन में उजाड़ जानवरों को मारते हुए बहुत समय बिताते थे। इसका एक कारण गौरव अंक प्राप्त करना था और दूसरा कारण अपने पहलू टोटेम को सघन और मजबूत करना था। पहलू टोटेम केवल किसी ऐसे वीरान जानवर को अवशोषित करके ही किया जा सकता था जिसे किसी ने अपने हाथों से मारा हो, और इसे वीरान जानवर की मृत्यु के कुछ ही समय बाद किया जाना था, क्योंकि अगर वीरान जानवर की वीरान शक्ति और रक्त क्यू को अवशोषित नहीं किया गया तो वे नष्ट हो जाएंगे। इससे पहले कि एस्पेक्ट टोटेम एक अड़चन तक पहुंच जाए, कोई भी अधिक उजाड़ जानवरों को मारकर अपने एस्पेक्ट टोटेम को बना और मजबूत कर सकता है। इसलिए वैभव दिव्य नगर के अनुभवी साधकों की साधना पद्धति निरंतर बेसहारा जानवरों का शिकार करना थी। इससे उनकी शक्ति बढ़ती थी और साथ ही उन्हें संसाधन भी मिलते थे। ये एक तीर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। जहां तक विशांत की बात है, 3 महीने पहले वैभव दिव्य नगर में आने के बाद अपनी असाधारण शक्ति के कारण उसने कभी भी नौसिखिए कामों में हिस्सा नहीं लिया। वो केवल बेसहारा जानवरों का शिकार करने के लिए दिव्य जंगल में जाती थी। इसका मतलब ये था कि वो अन्य सभी नए खिलाड़ियों से आगे थी। लोगों ने शुरू में सोचा था कि विशांत अधिक से अधिक ड्रैगन स्केल रून्स अर्जित करेगी। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि वो एक एस्पेक्ट टोटेम को संगठित करेगी।
युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा नहीं हो सकती, है ना? असंभव। यहाँ तक कि कई साधक जो वैभव दिव्यनगर में 3-4 वर्षों से रह रहे हैं, वे भी अभी तक युआन आधार क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। विशांत अत्यंत प्रतिभाशाली हो सकती है, लेकिन वो इतनी जल्दी प्रवेश नहीं कर सकती। इसके अलावा यदि आप युआन आधार क्षेत्र में बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं तो आप पर्याप्त एनर्जी संचित नहीं कर पाएंगे, और ये वास्तव में लाभदायक नहीं है। कई लोगों ने इस पर चर्चा की। सम्मान स्थान पर बैठे एल्डर शमशेर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए विशांत को आश्चर्य से देखा। ये युआन से पहले का पहलू है। वैभव दिव्य नगरी में बहुत समय से ऐसा कोई जूनियर नहीं था। पहलू टोटेम एक ऐसी चीज थी जिसे युआन मूल क्षेत्र के योद्धा कर सकते थे, लेकिन इस दुनिया में हमेशा कुछ अपवाद होते थे। कुछ लोगों का स्वर्ग पृथ्वी युआन क्यू या वीरानों की शक्ति से गहरा लगाव था। उत्कृष्ट बोधगम्यता के साथ वे बैंगनी रक्त क्षेत्र में अपने पहलू टोटेम को एकीकृत कर सकते थे। इस प्रकार के पहलू टोटेम को युआन से पहले पहलू के रूप में जाना जाता था। युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा बने बिना युआन फाउंडेशन क्षेत्र योद्धा की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा प्रदर्शित करने में सक्षम होने से यह स्पष्ट था कि उनकी युद्ध शक्ति कितनी मजबूत होगी। हर तरह की विशेषज्ञताएं थीं। कई प्रतिभाशाली लोगों की अपनी अपनी खूबियां थीं, लेकिन हर चीज में माहिर होना आसान नहीं था। उदाहरण के लिए विराट एक असाधारण तलवारबाज थे, लेकिन वे भी युआन से पहले पहलू नहीं बना पाए। इसका मतलब यह था कि विशांत के पास एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग करने की असाधारण प्रतिभा थी। पहलू टोटेम एक दिव्य जंगल योद्धा की युद्ध शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ये युआन आधार क्षेत्र या उससे ऊपर के लोगों के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण था। जाहिर है, पहलू टोटेम की अलग अलग ताकतें थीं। एक ही प्रकार के वीरान जानवर से बने एक ही पहलू टोटेम में अलग अलग शक्तियां हो सकती थीं, जो अलग अलग योद्धाओं द्वारा वीरानों की शक्ति के अवशोषण पर निर्भर करती थीं। ये व्यक्ति की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता से संबंधित था, और इसमें कोई संदेह नहीं था कि विशांत सर्वश्रेष्ठ में से एक था। भविष्य में जब वो किसी उच्चतर लोक में पहुंचेगी तो उसी लेवल के योद्धाओं के विरुद्ध उसका पलड़ा भारी होगा। ये उसके द्वारा दूसरों के विरुद्ध उच्चतर लेवल के पहलू टोटेम का उपयोग करने के बराबर था। अचल ने कहा, सटीक रूप से कहें तो ये युआन से पहले का पूरा पहलू नहीं है, ये सिर्फ भ्रूणीय पहलू है, लेकिन फिर भी ये काफी इंप्रेसिव है। मुझे लगता है कि इस छोटी युवती को तलवार की कब्र में ले जाने की जरूरत है। अचल की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक कब्र डाकू जैसा भाव था, जिसने अभी अभी कोई दुर्लभ खजाना देखा हो। एल्डर शमशेर ने बस एक गहरी आह भरी। हैरानी की बात है कि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि युआन के सामने एक पहलू बनाने में सक्षम लोगों में से किसी में भी बोधगम्यता की कमी नहीं थी। वास्तव में उसे एक बार तलवार की कब्र में प्रवेश करना चाहिए। शमशेर ने कहा, ये छोटी युवती भी हिम नियमों के प्रति बहुत संवेदनशील है। उसका आस्पेक्ट टोटेम भी एक हिम तत्व है। उसने हिम तत्व के नाम मात्र सत्यों के एक अंश की कुछ समझ हासिल कर ली होगी। अगर नहीं तो पर्पल ब्लड क्षेत्र में आस्पेक्ट टोटेम का भ्रूण रूप बनाना इतना आसान नहीं होगा। आस्पेक्ट टोटेम योद्धाओं की ताकत बढ़ा सकता था, लेकिन ये योद्धा की एनर्जी तीव्रता में मात्र वृद्धि नहीं थी। एक और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे योद्धाओं को एनर्जी से संबंधित नियमों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली। उदाहरण के लिए, विशांत को कठोर नरम और हिम बर्फ के नियमों की गहरी समझ थी। उसने जो आस्पेक्ट टोटेम चुना वो प्रकृति में बर्फ तत्व था। वो लगातार बर्फीले तत्वों वाले वीरान जानवरों का शिकार कर रही थी। इन बर्फीले तत्वों वाले वीरान जानवरों से बचकर निकलने वाली वीरानों की शक्ति भी बर्फीले तत्वों वाली ही थी। विशांत ने इन सभी बर्फीले तत्वों की शक्ति को अवशोषित करने के बाद उन्हें अपने पहलू टोटेम में मिला दिया, इसलिए उसका पहलू टोटेम भी एक बर्फीला तत्व था। परिणाम स्वरूप जब विशांत किसी युद्ध में प्रवेश करती है तो केवल पहलू टोटेम की मदद से वो बर्फ तत्व युआन क्यूई का उपयोग करने पर बोनस प्रभाव प्राप्त करती है। ये कल्पना की जा सकती है कि विशांत एक वास्तविक बर्फ तत्व वाले उजाड़ जानवर को लेकर आई थी, जिसका उसके साथ टेलीपैथिक संबंध था, और वो आदर्श के खिलाफ लड़ाई में उतरी थी। ये एक के विरुद्ध दो लड़ाइयों के बराबर था। क्या ये आस्पेक्ट टोटेम है? मैंने इसे पहली बार देखा है तो ये ऐसा दिखता है। आदर्श ने मार्शल आर्ट का कोई व्यवस्थित अध्ययन नहीं किया था। लियान जनजाति छोड़ने से पहले भी आदर्श को ये नहीं पता था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र के ऊपर का क्षेत्र क्या है। हालांकि बाद में उसे युआन फाउंडेशन के बारे में पता चला, लेकिन उसे युआन फाउंडेशन क्षेत्र के योद्धाओं की पहचान नहीं पता थी, न ही ये कि उनके पास कौन सी विशेष योग्यताएं थी। आदर्श को यह भी नहीं पता था कि बैंगनी रक्त क्षेत्र से युआन फाउंडेशन क्षेत्र तक कैसे पहुंचा जाए। आदर्श ने वैभव दिव्य नगर में आने से पहले ज्यादा युआन मूल क्षेत्र के योद्धाओं को नहीं देखा था। ज्योति के अलावा आदर्श ने उन्हें कभी लड़ते नहीं देखा था, और जब उन्होंने ज्योति के साथ मुकाबला किया तो क्षमता में बहुत अंतर के कारण ज्योति को स्वाभाविक रूप से अपने पहलू टोटेम का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। विशांत ने जब अपने पहलू टोटेम को बुलाया तो उसकी आभा बिल्कुल बदल गई। एक शुद्ध शीतलता अब उसके पूरे शरीर को ढक रही थी। विशांत को इस अवस्था में देखकर दर्शक मन ही मन भयभीत हो गए। ऐसा लग रहा था मानो मंच पर मौजूद व्यक्ति किसी बर्फीले दिव्य पर्वत पर उगता हुआ एक हिमकमल हो। उसके पीछे ग्लेशियर स्नो वुल्फ इस सशक्त दृश्य प्रभाव को और बढ़ा रहा था। विशांत की तलवार जमीन की ओर मुड़ी। जो कभी पानी जैसी मुलायम तलवार थी अब अचानक सख्त और तीखी हो गई थी।
इस ठंडी तलवार ने फिर बैंगनी टंगस्टन के रंग में छेद कर दिया। मंच से एक ठंडी हवा चली, फ्रॉस्ट क्यू निकलने लगी, जिसके केंद्र में विशांत की तलवार थी। काचा काचा। मंच पर बर्फ के खंभों के एक बाद एक स्तंभ बन गए। पूरा दिव्य वन्य क्षेत्र अब बर्फ के जंगल में बदल गया था, जिसके बीच में विशांत था। आदर्श बर्फ के जंगल के अंदर खड़ा था, विशांत की तलवार का सामना कर रहा था और अपने चारों ओर हड्डियों को कंपा देने वाली ठंड का अनुभव कर रहा था। यह दृश्य देखकर दर्शक दंग रह गए। ये बर्फ के खंभे विशांत की युआन क्यूई से बने थे। एक बैंगनी रक्त क्षेत्र की योद्धा अपने शरीर की युआन क्यूई से बर्फ का जंगल कैसे बना सकती है? वो कितनी युआन क्यूई थी? एक पर्पल ब्लड योद्धा के शरीर में सीमित मात्रा में युआन क्यूई होती है। अगर आम योद्धा विशांत की तरह ऐसा ही करते तो उनके शरीर की सारी युआन क्यूई खत्म हो जाती, जिससे वे युद्ध करने में असमर्थ हो जाते। ये बर्फ का जंगल। आदर्श ने चारों ओर देखा और थोड़ा भौहें सिकोड़ी। उसे महसूस हो रहा था कि हर बर्फ के स्तंभ का विशांत से आध्यात्मिक संबंध है। अपने बैंगनी क्रिस्टल से जुड़कर उसने अपनी एनर्जी दृष्टि खोली। अब आदर्श देख सकता था कि प्रत्येक बर्फ के स्तंभ में अत्यंत शुद्ध एनर्जी समाहित थी और इस एनर्जी के विशांत से हजारों संबंध थे। बर्फ के स्तंभ की एनर्जी विशांत के शरीर से आती थी, लेकिन साथ ही ये बर्फ के स्तंभ विशांत को आपूर्ति करने के लिए आसपास से युआन क्यूई भी इकट्ठा करते थे। ये एक सरणी तकनीक है। आदर्श को अचानक एहसास हुआ। बर्फ का जंगल विशांत की एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा खा जाता है, लेकिन एक बार यह स्थापित हो जाने के बाद विशांत को बर्फ के जंगल की सीमा के भीतर लड़ते हुए इस व्यूह रचना तकनीक से एनर्जी मिलती रहेगी। नतीजतन उसे इसमें पूर्ण लाभ होगा। क्या बर्फ कानून का उपयोग इसी तरह किया जाता है? आदर्श जानता था कि बर्फ तत्व एनर्जी को नियंत्रित करके फ्रॉस्ट क्यूई का इस्तेमाल केवल दुश्मनों पर हमला करने के लिए ही किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल जादुई प्रभावों वाली इतनी उत्कृष्ट व्यूह रचना बनाने के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। नियम एनर्जी के मूल सिद्धांत हैं। नियमों की समझ हासिल करके व्यक्ति एनर्जी के उपयोग के अपने तरीके अपना सकेगा। नियमों का दायरा जितना ऊंचा होगा, एनर्जी का एप्लीकेशन पूर्णता के करीब होगा। इस समय विशांत ने हमला किया। जब उसने वार किया तो ऐसा लगा जैसे मंच पर मौजूद सारी फ्रॉस्ट क्यूई बाहर आ गई हो। बर्फ के खंभों की श्रृंखला में विशांत के हमले से प्रेरित एनर्जी अब आदर्श की ओर बढ़ रही थी। पीक फ्रॉस्ट लोटस। विशांत ने अपनी तलवार घुमाई और फ्रॉस्ट क्यूई की लहर ने हवा में एक विशाल बर्फ का कमल बना दिया, जो आदर्श की ओर बढ़ गया। यह अनियंत्रित तलवार क्यूई जब व्यू के अंदर बर्फ के स्तंभ में प्रवेश कर गई तो उसने बर्फ के स्तंभों को नहीं तोड़ा, बल्कि बिना किसी बाधा के उसमें से होकर गुजर गई। केवल इस कदम से ही कोई ये देख सकता था कि विशांत ने अपने बर्फ कानूनों में क्या लेवल प्राप्त कर लिया था। इस हमले का सामना करते हुए आदर्श ने 1000 सेना वाले कृपाण में शुद्ध यांग युआन क्यूई भरकर आगे बढ़कर हमला किया। उसके ब्लेड के एक वार से कृपाण क्यूई नियम एक बार फिर प्रकट हो गए। कृपाण की किरण आकाश में चली गई और आदर्श की कृपाण क्यूई की विशांत की तलवार क्यूई से भयंकर टक्कर हुई। दोनों का लक्ष्य एक दूसरे से बेहतर होना था। धमाका। जब भीषण विस्फोट का झटका आया तो आदर्श और विशांत दोनों पीछे हट गए। आदर्श पीछे हटते हुए अचानक अपनी आंखें गड़ाए और उसने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया। उसके ठीक ऊपर विशाल ग्लेशियर स्नो वुल्फ उस पर हमला कर रहा था। उसके सफेद जानलेवा नुकीले दांत चमक रहे थे। हालांकि वो वीरानों की शक्ति से बनी एक प्रेत छवि थी, फिर भी वो एक असली जानवर की तरह लड़ सकती थी। ग्लेशियर स्नो वुल्फ ने दोनों पंजों से नीचे की ओर हमला किया। उसके 7 मीटर लंबे शरीर पर नुकीले पंजे थे, जो तेज तलवारों की कतार जैसे थे। ये तलवारें सीधे आदर्श के गले पर वार कर रही थी। इस समय आदर्श ने अभी अभी अपनी चाल पूरी की थी और अपनी एनर्जी खर्च कर चुका था, इसलिए अब वो और कुछ नहीं कर सकता था। ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले का सामना करते हुए आदर्श ने हवा में ही अपने शरीर को जोर से घुमाया। सूक्ष्मता। हालांकि आदर्श उड़ नहीं सकता था, फिर भी वो अपनी सूक्ष्मता गति तकनीक का इस्तेमाल करके अपने आसपास के वातावरण के साथ एकाकार हो सकता था। अपनी गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए उसे किसी चीज को छूने की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर एक ओर चला गया और उसी समय उसने अपनी कृपाण से वार किया। डैंग। 1000 सेना की कृपाण भेड़िए के पंजों से टकराई। आदर्श को लगा जैसे उसकी छाती सुन्न हो गई हो। इस जोरदार प्रहार से वो पीछे हट गया। जमीन पर पैर जमाकर उसने 1000 सेना की कृपाण से जमीन चीर डाली। जोरदार प्रहार के कारण आदर्श 7 मीटर पीछे की ओर खिसक गया। 1000 सेना की कृपाण से बैंगनी टंगस्टन धातु पर चिंगारियां निकल आईं। इससे पहले कि आदर्श अपनी सांस संभाल पाता, उसके चेहरे पर अचानक बदलाव आ गया। उसे एहसास हुआ कि वो 6 बर्फ के स्तंभों के बीच में आ गया है और अपनी एनर्जी दृष्टि में वो साफ देख सकता था कि ये 6 बर्फ के स्तंभ बाकी बर्फ के स्तंभों से ज्यादा चमकीले थे। उनमें बहुत एनर्जी जमा हो गई थी और वे किसी ज्वालामुखी जैसे फटने वाले लग रहे थे। ये बुरी बात है। बिना कुछ सोचे समझे आदर्श ऊपर की ओर उछल पड़ा और उसके उछलने से ठीक पहले बर्फ के 6 स्तंभ एक साथ फट गए। उड़ते हुए बर्फ के टुकड़े, जो छोटी बर्फ की तलवारों की तरह थे, आदर्श की ओर बढ़े। चा। आदर्श ने अपनी 1000 सेना वाली कृपाण लहराई और अपने पूरे शरीर को कृपाणों से ढक लिया।
1000 सेना वाली कृपाण ने हर हिमखंड को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ छोटे हिमखंड बचे थे जो आदर्श की सुरक्षात्मक क्यूई को भेदते हुए उसके शरीर को चीर रहे थे। अचानक हर जगह खून उड़ने लगा। आदर्श घायल हो गया था। दर्शक हैरान रह गए। ये पहली बार था जब आदर्श कंपटीशन में घायल हुआ था। विशांत का हमला बहुत भयानक था। उसके लगातार हमले चकाचौंध कर देने वाले थे। इससे पहले विशांत ने अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया था। नागेंद्र के खिलाफ उसने अपनी सबसे कमजोर क्षमताओं से जीत हासिल की थी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि विशांत जानबूझकर कमजोर दिखना चाहती थी। वजह यह थी कि अगर वो अपने बर्फ के नियमों और पहलू टोटम का इस्तेमाल करती तो उसके हमले तूफान जैसे होते। नागेंद्र जैसे व्यक्ति के लिए इससे निपटना मुश्किल होता। इस समय इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, उन्होंने विशांत को बर्फ की आत्मा की तरह हवा में उड़ते देखा। विशांत अब अपनी दूसरी चाल चल रही थी। बिना रुके उसने लगातार हमले जारी रखे, यहां तक कि दर्शकों को जो किनारे से लड़ाई देख रहे थे आराम करने का भी मौका नहीं मिला। आदर्श को तो और भी कम, क्योंकि वो मंच पर था। विशांत ने अपनी तलवार पर वार किया, जिससे तलवार की किरणें एक प्रचंड सागर की तरह दिखाई देने लगीं। इस पल विशांत की आंखों का रंग बर्फ नीला हो गया, मानो उसकी पुतलियों में अनंत हिम्मत समाये हों। विशांत ने अपनी तलवार से वार किया, उसके पीछे 6 और बर्फ के स्तंभ एक साथ फट गए। विशांत की तलवार ने टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टलों को निर्देशित किया और वे आदर्श की ओर उड़े। उसी समय विशांत के पीछे ग्लेशियर स्नो वुल्फ ने दहाड़ मारी। फिर वो तलवार में समा गया और तलवार की आत्मा बन गया। ये टूटे हुए बर्फ के क्रिस्टलों के साथ विशांत का सबसे शक्तिशाली हमला था। ये उसके हमले की चरम शक्ति थी। नीला नीला बर्फीला समुद्र, क्षणभंगुर सौंदर्य। विशांत ने धीरे से ये शब्द कहे, मानो वे एक सुरम्य तलवार की किरण के साथ एक कविता हो। यदि विशांत को बर्फ का कमल कहा जाता है, तो वो सुंदरता जो उसने सहस्राब्दी से जमा की थी, अब एक पल में जारी हो रही थी। इस हमले से मानो समय रुक गया हो, सबके चेहरे पर मानो भाव थमसे गए हों। विशांत की ताकत बहुत भयानक थी और बहुत गहरी भी। एक बार जब ये प्रकट हुई तो मानो आसमान हिल गया। ऐसे हमले को कोई कैसे रोक सकता है? अपनी ओर आती नीली तलवारों की तेज लहर को देखकर आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। उसकी आंखों की पुतलियां तलवारों की तेज किरणों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। ठंडी फ्रॉस्ट की और मारक क्षमता सब कुछ नष्ट करने वाली थी। इस समय आदर्श का मन पानी की तरह शांत था। अपने दाहिने हाथ से 1000 आर्मी सेबर के मूठ को पकड़ते हुए उसने अपनी सारी आत्मिक एनर्जी को सेबर के ब्लेड में डाल दिया। कृपाण सत्य के 32 शब्द, इसके मूल में हत्या। पल भर में आदर्श के पीछे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र दिखाई देने लगा। शूरा, नरक, खून का रंग फैलने लगा क्योंकि ठंडे हत्या के इरादे ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया था। जब कृपाण कब्र के मालिक को कृपाण सत्यों के बारे में जानकारी मिली, तब तक वो अनेक लड़ाइयां लड़ चुका था और अनगिनत लोगों को मार चुका था। वास्तविक सत्य ऐसी चीज नहीं थी जिसे किसी पुस्तक में लिखा जा सके। यह ऐसी चीज थी जिसे शूरा नरक के रक्त सागर में गढ़ा जाना था। कृपाण का तरीका अदम्य इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़कर सब कुछ नष्ट करना था। यह हमला आदर्श द्वारा सीखी गई सबसे शक्तिशाली कृपाण चाल थी। जब उसने अपनी कृपाण पर वार किया तो मानो दुनिया की हर चीज गायब हो गई, सिर्फ एक रक्त लाल तलवार की किरण बची। ऐसा लग रहा था मानो वो अखाड़े को चीर डालेगी। ये क्या है? जिस क्षण आदर्श ने वार किया, अचल और शमशेर गहरे सदमे में आ गए। अचल अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। ये बच्चा। अचल की आंखें चमक उठीं। इससे पहले जब विशांत ने युआन से पहले के पहलू की घटना को संक्षेप में प्रस्तुत किया था और अपने बर्फ के नियमों को प्रदर्शित किया था, तो अचल और शमशेर केवल सराहना करते थे। वे इतने हैरान नहीं थे जितने अब थे। आदर्श की कृपाण और विशांत की तलवार एक बार फिर टकरा गई। कृपाण सम्राट जैसा था, तलवार एक संप्रभु की तरह थी। धमाका! बर्फ के क्रिस्टल टूट गए, सफेद भेड़िया चिल्लाया और खून का समुद्र उमड़ पड़ा। एक भयानक विस्फोट हुआ जिससे एक शॉकवेव उत्पन्न हुई और पूरे क्षेत्र में फैल गई। चा बर्फ के टुकड़ों ने आदर्श की सुरक्षात्मक युआन क्यूई को छेद दिया। निर्जनों की शक्ति जिसने ग्लेशियर स्नो वुल्फ का निर्माण किया, वो भी आदर्श के शरीर और शिरोबिंदुओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर बढ़ी। आदर्श को लगा जैसे उसका खून कुछ पल के लिए जम गया हो। हालांकि उसने फ्रॉस्ट क्यू को पिघलाने के लिए अपनी शुद्ध यांग क्यू को जल्दी से प्रवाहित किया, फिर भी आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया और उसका रक्त प्रवाह अस्त व्यस्त हो गया। वो एक बार फिर घायल हो गया था। वो विशांत की भयावहता को गहराई से महसूस कर सकता था। वो न केवल अपनी ताकत में बल्कि अपनी युद्ध नीति, तकनीक और कानूनों की समझ में भी बहुत मजबूत थी। जब आदर्श को सेबर ट्रूथ के 32 शब्दों के घातक प्रहारों की समझ मिली, तो वो आक्रमण शक्ति के मामले में विशांत से किसी भी तरह कमजोर नहीं था, लेकिन अपनी तकनीकों से वो अपने हमलों से उसे पराजित करने में कामयाब रही। विशांत ने यह भी अनुमान लगा लिया था कि ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले को रोकने के बाद वो कहां उतरेगा। उसने 6 बर्फ के स्तंभों में पहले से ही एनर्जी इकट्ठा कर ली थी ताकि आदर्श के जमीन पर उतरते ही विस्फोट हो जाए। पहले हमले और ग्लेशियर स्नो वुल्फ के हमले के कॉम्बिनेशन से लेकर बर्फ के स्तंभों के विस्फोट तक, ये 3 हमले विशांत के अंतिम हमले की नींव थे। ये हमला विशांत के लिए असली मौत का वार था।
इस एक हमले के लिए इस प्रकार की गणना अविश्वसनीय थी और विशांत सिर्फ 13 साल की लड़की थी। जिन लोगों ने आदर्श और विशांत के बीच मैच देखा वे इसे वर्णित करने के लिए शब्दों के अभाव में थे। वो अखाड़ा जिसमें हजारों लोग बैठ सकते थे इतना शांत हो गया था कि पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। हालांकि वे भी कुलीन थे, लेकिन जब उन्होंने आदर्श और विशांत से अपनी तुलना की तो उन्हें लगा कि उनके और इस जोड़ी के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इस जोड़ी के सामने वे खुद को कुलीन कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि वे आम इंसान हैं। विशांत डरावनी है। यह आश्चर्य की बात है कि उसने अपनी इतनी शक्ति छिपाई। न केवल उसकी असाधारण बोधगम्यता है, बल्कि उसने युआन से पहले भी पहलू बनाया है। यहां तक कि उसकी युद्ध रणनीति भी सुनियोजित थी। वो आदर्श को लगभग घेर ही लेती। वो आदर्श भी बहुत ताकतवर है। इतना बड़ा कॉम्बो अटैक झेलने के बाद भी वो विशांत के आखिरी हमले को झेलने में सक्षम था। हालांकि उसे चोटें जरूर आईं। आदर्श अब मंच के बीचों बीच था। उसका शरीर खून से सने घावों से भरा हुआ था। कोई भी देख सकता था कि आदर्श का खून बेकाबू हो रहा था। शायद विशांत की फ्रॉस्ट क्यू उसके शरीर में घुस गई थी। इसके विपरीत कुछ बिखरे बालों और कपड़ों को हुए थोड़े नुकसान के अलावा विशांत को कोई चोट नहीं आई। आदर्श का आखिरी हमला किलिंग एट इट्स कोर विशांत के नीले बर्फीले समुद्र क्षणभंगुर सौंदर्य द्वारा दबा दिया गया था। अंतिम प्रहार में विशांत ने पूर्ण बढ़त हासिल कर ली। कृपाण सत्य के 32 शब्द बहुत गहरे थे, जिससे आदर्श को कृपाण सत्य की प्रतिभा को छूने का मौका मिला, लेकिन आदर्श के पास कृपाण सत्य के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। कृपाण सत्य के 32 शब्द चाहे कितने भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, आदर्श को अब तक उनमें बहुत कम अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी। उसका कृपाण प्रहार विशांत के अंतिम तलवार प्रहार जितना शक्तिशाली नहीं था। क्या आदर्श विशांत से हार जाएगा? ये स्थिति देखकर विशांत को स्पष्ट रूप से लाभ हुआ। आदर्श पहले से ही घायल था और वो अभी भी विशांत के बर्फ के घेरे में खड़ा था। लोग या तो विशांत के अजय रुख को देखने के लिए उत्सुक थे, जहां वो आदर्श को हराने के लिए अपने लाभ का उपयोग करेगी, या आदर्श स्थिति को उलट देगा और पलटवार के साथ जीत हासिल करेगा। जहां तक लोगों की उम्मीदों का सवाल है, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। विशांत अचानक रेफरी की ओर मुड़ा और आह भरते हुए बोला, मैं हार मानता हूं। जब विशांत ने यह कहा तो पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। विशांत ने हार स्वीकार कर ली। साफ तौर पर उसका पलड़ा भारी था। उसने अपने आखिरी वार में आदर्श को पूरी तरह से परास्त कर दिया था। उसने हार क्यों मानी? विशांत ने समझाने की जहमत नहीं उठाई और बस मंच से उतर गई। जैसे ही वो मंच से उतरने वाली थी, उसने मुड़कर आदर्श की तरफ देखा। आज मेरी तुमसे हुई हार मेरे अपरिष्कृत कौशल के कारण हुई। भविष्य में जब मैं अपने पहलू टोटम को सुदृढ़ कर लूंगा और जब मैं बर्फीले जंगल की व्यूह रचना को पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम हो जाऊंगा, तो मैं तुमसे एक बार फिर युद्ध करूंगा। ये कहकर विशांत सीधे अखाड़े के निकास द्वार की ओर चल पड़ा। वो तो ऐसे ही चली जा रही थी। लोग हैरान थे। क्या हो रहा था? विशांत किस पहलू में हार गई? उसने हार क्यों मानी? क्या आखिरी चाल में कुछ ऐसा था जो उन्हें समझ नहीं आया? उदाहरण के लिए, क्या आदर्श के पास विशांत की जान लेने का मौका था, लेकिन हत्या न करने के नियम के कारण या महिलाओं के प्रति उसके कोमल भावों के कारण उसने जानबूझकर अपना ब्लेड रोक लिया? लोग अटकलें लगाने लगे। आदर्श और विशांत की ताकत उनमें से ज्यादातर से ज्यादा थी। उनके लिए युद्ध के कुछ पहलुओं को न समझ पाना स्वाभाविक था, लेकिन इन अटकलों के बीच किसी ने असहमति जताई। जो व्यक्ति असहमत था वो एक अनुभवी साधक था, जो पृथ्वी सूची में शीर्ष 1000 में स्थान रखता था। ये इनमें से कुछ भी नहीं है। व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। यह सहन शक्ति है। विशांत ने अपने अंतिम हमले में अपनी सारी युआन क्यूई डाल दी थी। ये उसका मारक प्रहार था और उसका एकमात्र हमला था। अपनी प्रतिद्वंद्वी को न हरा पाने के कारण वो हार गई। हमले की शक्ति बहुत प्रबल रही होगी और उसे अपने भीतर निहित नियमों की गहरी समझ थी, लेकिन एक बैंगनी रक्त क्षेत्र की योद्धा होने के नाते उसने युआन आधार क्षेत्र के योद्धाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले पहलू टोटेम का उपयोग किया था। इससे उसकी युआन क्यूई खपत पर पहले ही भारी दबाव पड़ चुका था। इतना ही नहीं, उसने बर्फ के जंगल की व्यू रचना भी की, जिससे उसकी ताकत और बढ़ गई, लेकिन इससे उसकी युआन क्यूई का भी अधिक उपयोग हुआ। उन तकनीकों का इस्तेमाल करने के बाद यह पहले से ही एक चमत्कार था कि विशांत 2 बार हमला कर सकती थी, लेकिन यही उसकी सीमा थी। विशांत ने जरूर ये चाल हाल ही में सीखी होगी, इसलिए इसके इस्तेमाल की कई सीमाएं होंगी। उस व्यक्ति की व्याख्या सुनकर लोग अवाक रह गए। सहन शक्ति तो बस इतना ही था। बात तो सही थी। उस तरह का भयानक हमला निश्चित रूप से ऐसा नहीं था जिसे कोई बार बार दोहरा सके। लेकिन आदर्श भी बहुत थक गया होगा। विशांत ने अपनी बहुत सारी सहन शक्ति खर्च कर दी है, इसलिए कोई कारण नहीं है कि आदर्श के पास इतना ज्यादा बचा हो। दरअसल इसकी एक वजह है। उस व्यक्ति ने आदर्श की ओर देखा और कुछ सोचने के बाद समझाया। मुकाबले की शुरुआत से ही आदर्श ज्यादातर समय चकमा दे रहा था, इसलिए उसकी एनर्जी खपत विशांत से कहीं कम थी। इसके अलावा आदर्श ने कोई भी ऐसा दांव नहीं लगाया जिससे उसकी युद्ध शक्ति बहुत बढ़ जाए, इसलिए उसके पास विशांत से ज्यादा युआन क्यूई होगी।
विशांत ने जरूर ये समझ लिया होगा और उसे लगा होगा कि अगर ये लंबा खिंचा तो वो अब जीत नहीं पाएगी, इसलिए उसने हार मान ली। इस व्यक्ति का स्पष्टीकरण सुनकर सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये सहन शक्ति ही थी जिसने आदर्श को जीतने में मदद की। भले ही वो अंतिम मुकाबला हार गया हो, लेकिन सहन शक्ति के मामले में वो जीत गया था। आखिरकार सहन शक्ति व्यक्ति की शक्ति का एक हिस्सा थी, लेकिन नियमों और अवधारणाओं की समझ और सीखी गई साधना तकनीकों की तुलना में सहन शक्ति गौण थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे जैसे योद्धा का साधना लेवल ऊंचा होता जाता था, उनकी युआन क्यूई मोटी होती जाती थी, जिससे स्वाभाविक रूप से उनकी सहन शक्ति बढ़ जाती थी। जहां तक साधना के लेवल का प्रश्न है, तो ये तो उपस्थित अभिजात वर्ग के लिए समय की बात थी, लेकिन नियमों और अवधारणाओं की समझ, साथ ही सीखी गई साधना तकनीकें, ये सब अलग अलग थीं। यही व्यक्ति का आधार था। ये भविष्य में व्यक्ति की मार्शल आर्ट की सिद्धि निर्धारित करते थे। किसी व्यक्ति की प्रतिभा का लेवल व्यापक रूप से इन कारकों द्वारा निर्धारित होता था। विशांत में कानून और कुलदेवता की जो प्रतिभा थी, वो कारण था कि कई लोग उसे भयानक मानते थे। विशांत ने अभी अभी ये चाल सीखी थी, लेकिन उसे इसे अच्छी तरह से न सीख पाने के कारण नुकसान उठाना पड़ा। भविष्य में जब विशांत रैंक में ऊपर उठेगी, अपनी नींव मजबूत करेगी और कानूनों की अपनी समझ में सुधार करेगी, तो जब वो आदर्श से फिर से लड़ेगी तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। किसी ने कहा, यह संभव है, लेकिन आदर्श भी बुरा नहीं है। हालांकि उसे कानूनों की ज्यादा समझ नहीं है और वो युआन के सामने कोई पहलू नहीं बना सकता, फिर भी उसकी कृपाण वाकई भयानक है। सिर्फ उस कृपाण से वो किसी भी चीज को चीर सकता है। इस नौसिखिए रैंकिंग कंपटीशन में आदर्श ने अपनी कृपाण से बस कुछ ही वार किए थे, लेकिन उसके हर वार ने कई लोगों के दिलों को झकझोर दिया। जब कृपाण किरण चमकती थी तो 10 मीटर की दूरी पर भी उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो किरण उनके बहुत करीब है। सभी ने जो कहा उससे सहमति जताई, लेकिन किसी ने फिर भी अपना सिर हिलाया। कृपाण सत्य तो बस मारक चालें हैं। ये शक्तिशाली हो सकता है और ये किसी को बेरहमी से मार सकता है, लेकिन सिर्फ मारक चालें किसी व्यक्ति की साधना तकनीकों और अवधारणाओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। ये किसी योद्धा का आधार नहीं है। अगर आदर्श अन्य पहलुओं में इंप्रेसिव नहीं है तो कई साधक धीरे धीरे उसे पकड़ लेंगे। सिर्फ उसकी कृपाण चालें ही उसे वैभव दिव्य नगरी में ज्यादा देर तक टिकने नहीं देंगी। सीनियर साधकों में विराट, जो तलवार चलाने में माहिर है, पूरी तरह से सिर्फ अपनी तलवार पर निर्भर नहीं रहता। ये कहने वाला व्यक्ति एक अनुभवी साधक था। वैभव दिव्य साम्राज्य में लोग हमेशा आक्रमण की चालों की बजाय साधना तकनीकों को ज्यादा महत्व देते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति की साधना तकनीक उसे बहुत आगे तक ले जा सकती थी। हालांकि आक्रमण की चालें उसे समान लेवल के लोगों के बीच चमकने का मौका देती थीं। अगर कोई भविष्य में अपना लेवल नहीं बढ़ा पाया और फिर ऋषि नहीं बन पाया, तो चाहे उसकी आक्रमण की चालें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका जीवनकाल दूसरों की तुलना में कम होगा। तो फिर इसका क्या मतलब था? ये बात वहां उपस्थित अधिकांश लोगों को समझ में आ गई। आदर्श की कृपाण चालें मजबूत थीं, जबकि विशांत नियमों और पहलुओं में माहिर था। लेकिन तुलनात्मक रूप से लोग विशांत के भविष्य को लेकर ज्यादा आशावादी थे। शायद 4 साल के समय में स्वर्ग और पृथ्वी की सूची में नंबर 1 व्यक्ति विशांत होगा। आदर्श के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में भी कई लोगों को लगा कि विशांत हारने की हकदार नहीं थी। आखिरकार आखिरी हमले में विशांत के पास पूरी बढ़त थी। इसके अलावा विशांत का कॉम्बो अटैक और बर्फीले जंगल की व्यूह रचना भी कमाल की थी। वो सिर्फ अपनी कमजोर सहन शक्ति के कारण हारी थी। रूकी रैंकिंग कंपटीशन का दूसरा आखिरी दिन समाप्त हो चुका था। कई लोग जाने के लिए तैयार थे, लेकिन 2 बुजुर्गों को वहां मौजूद देखकर उन्हें लगा कि बुजुर्गों को पहले जाने देना ज्यादा शिष्टाचार होगा। लेकिन सम्मान की सीटों पर बैठे शमशेर और अचल का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। शमशेर ने अपना सिर थोड़ा झुका रखा था, मानो किसी गहरे विचार में डूबा हो, जबकि अचल अपनी दाढ़ी सहला रहा था। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं और उसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि वो क्या सोच रहा है। यद्यपि आदर्श की आखिरी चाल विशांत की तलवार से दबा दी गई थी, फिर भी इससे उन्हें बहुत धक्का लगा। अखाड़े में मौजूद नए और अनुभवी साधकों को इस हमले का महत्व समझ नहीं आया। यहां तक कि कुछ कानून प्रवर्तकों को भी इसकी अस्पष्ट समझ थी, लेकिन 2 बूढ़े शमशेर और अचल इसे अच्छी तरह जानते थे। बिना किसी अतिशयोक्ति के उस एक कदम ने आदर्श की मार्शल आर्ट का रास्ता खोल दिया था। अचल और शमशेर के पास खड़े कानून प्रवर्तक हिले नहीं और स्थिर खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने देखा कि बुजुर्गों का जाने का कोई इरादा नहीं है। कई साधकों ने सम्मान स्थानों की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दोनों बुजुर्ग अभी भी वहां क्यों बैठे हैं। क्या वे युद्ध का पुनरावलोकन करेंगे? लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी दोनों बुजुर्गों ने कुछ नहीं किया। वे सिर्फ ये तय कर पा रहे थे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं। यह प्रत्याशित है कि रूकी रैंकिंग कंपटीशन समय से पहले समाप्त हो जाएगी। इस साल की रूकी रैंकिंग कंपटीशन वाकई रोमांचक थी। ये भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन कल अभी बाकी है। क्या तुम इसे देखने का इरादा रखते हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। विशांत और आदर्श पहले ही लड़ चुके हैं और रैंकिंग में अब कोई रहस्य नहीं बचा है। लेकिन विशांत और आदर्श उच्च रैंकिंग वाले अनुभवी साधकों को चुनौती देते रह सकते हैं।
रूकी रैंकिंग कंपटीशन के नियमों के अनुसार जब रूकी एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं तो जब तक कोई एक दूसरे को हरा देता है, विजेता को हारने वाले से आगे रैंक दी जाती है। भले ही विशांत कल पृथ्वी रोल पर आदर्श की रैंकिंग से आगे निकल जाए, तब भी आदर्श रूकी में पहले स्थान पर रहेगा। अब कोई रहस्य नहीं था। सीनियर साधकों को चुनौती, ये भी एक रोमांचक मुकाबला होना चाहिए, लेकिन मैं शायद अंदाजा लगा सकता हूं। चूंकि आदर्श और विशांत की ताकत एक जैसी है, इसलिए दोनों को शीर्ष 2000 में कहीं न कहीं स्थान मिलना चाहिए। 2000? शायद वे 1900 में भी पहुंच सकते हैं। मैं कल के मैच देखने की योजना बना रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वे शीर्ष 2000 में पहुंच पाते हैं। लोग चर्चा करने लगे। वे मन ही मन डरे हुए थे। ये सोचकर ही डर लग रहा था कि लोग सिर्फ नौसिखिया रैंकिंग कंपटीशन से ही शीर्ष 2000 में जगह बना सकते हैं। आखिरकार वहां रैंक वाले लोग पहले से ही अपनी युवा नींव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लोग खड़े होकर अखाड़े से जाने की योजना बनाने लगे। आदर्श ने अपनी 1000 सेना वाली कृपाण म्यान में रख ली थी और वो भी जाने के लिए तैयार था। आज की लड़ाई के बाद उसे बहुत कुछ पचाना था। विशांत भले ही उससे हार गई हो, लेकिन उसने फिर भी उसे सबक सिखाया था। विशांत ने आदर्श को सिखाया कि युद्ध इसी तरह लड़ा जा सकता है, मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग इसी तरह दिया जा सकता है। जैसे ही आदर्श जाने की तैयारी कर रहा था, उसने अचानक युआन क्यू की जानी पहचानी मगर मनहूस आवाज सुनी। बेकार बदमाश, जाने से पहले नमस्ते नहीं कहोगे? क्या तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता या अपने बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है ये नहीं पता? यह आवाज सुनकर आदर्श ने अपना सिर घुमाया। उसने देखा कि अचल सम्मान की मुद्रा में खड़े होकर उसे हाथ हिला रहा था। इस समय बूढ़ा व्यक्ति खुशी से मुस्कुरा रहा था और उसके चमकीले सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। ये बूढ़ा आदमी। आदर्श मन ही मन कराहा उठा। हालांकि वो अभी भी अचल के प्रति बहुत आभारी था। हालांकि अचल का उसे तैयार करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं था और ये सब एक अनजाने संयोग का परिणाम था, फिर भी ये आदर्श के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये कहा जा सकता है कि अचल ने आदर्श के लिए मार्शल आर्ट की राह पर एक नया रास्ता दिखाया था। मार्शल आर्ट का मार्ग विस्तृत और गहन, गूढ़ और जटिल था। एक मार्शल कलाकार के लिए चुनने के लिए बहुत सी चीजें थीं। अगर किसी के पास हुनर हो तो वो सब कुछ चुन सकता था, लेकिन कौशल के बिना एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और उसमें अच्छा प्रदर्शन करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। आदर्श का अब तक मार्शल आर्ट से संपर्क बहुत कम समय का था। कई चीजें ऐसी थीं जो वो नहीं जानता था। कृपाण सत्य के 32 शब्द, पहलू कुलदेवता और नाम मात्र सत्य जैसी चीजें, ये सभी ऐसे क्षेत्र थे जिनसे आदर्श का पहले कोई संपर्क नहीं था। वो एक सूखे स्पंज की तरह था जिसे मार्शल आर्ट के सागर में फेंक दिया गया हो। अब वो लालच से उसे पूरी तरह सोख रहा था। आदर्श अचल और शमशेर की ओर चला गया। इस समय दर्शकों का अधिकांश हिस्सा अभी भी बड़ों के प्रति सम्मान दिखाने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, इसलिए जब उन्होंने आदर्श को बड़ों की ओर चलते देखा तो वे चौंक गए। बुजुर्ग ने आदर्श को बुलाया। सभी ने अचल को हाथ हिलाते देखा। कई लोग ईर्ष्यालु हो गए जब उन्होंने देखा कि वैभव दिव्य नगरी का एक बुजुर्ग इतने दोस्ताना भाव से एक नवागंतुक को बुला रहा है। आदर्श एल्डर शमशेर को नमस्कार करता है और सीनियर को नमस्कार करता है। आदर्श को अभी भी अचल का नाम नहीं पता था। आपने अभी जो उपयोग किया वो कृपाण सत्य के 32 शब्दों से सीखी गई कृपाण तकनीक थी, सही? एल्डर शमशेर ने आदर्श की ओर देखते हुए पूछा। आदर्श ने सिर हिलाया। ये कहते ही उसका दिल ठंडा पड़ गया। एक बार फिर आदर्श को लगा जैसे उसके शरीर के आर पार देखा जा रहा हो। उसे लगा कि एल्डर शमशेर की आंखें उसके मांस और खून के हर इंच को उसकी हड्डियों तक देख रही हैं। यहां तक कि उसने जो स्वर्ग की आंख बनाई थी उसकी भी अब एल्डर शमशेर ध्यान से जांच कर रहे थे। बेशक शमशेर को कुछ खास नहीं मिला। आदर्श के सीने में रखा बैंगनी क्रिस्टल आदर्श के दिल में धड़कता रहा। उसने जानबूझकर खुद को नहीं छिपाया, मानो उसने शमशेर की हरकत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो, मानो वह कोई देवता हो जो नश्वर प्राणियों के साथ उदासीनता से पेश आता हो। बूढ़े शमशेर, आप क्या जांच रहे हैं? क्या आपको लगता है कि इस जूनियर को कोई संयोग मिला है जिससे आपकी दिलचस्पी उसमें आ गई है? अचल ने शमशेर की हरकतों को देखा और युआन क्यूई आवाज संचार के साथ उसे चढ़ाया। शमशेर ने थोड़ा भौएं चढ़ाई और युआन क्यूई की मुद्रा में जवाब दिया, बेवजह मजाक मत करो। मैं किसी जूनियर की चीज पर कैसे लालच कर सकता हूं? मैं तो बस उत्सुक हूं। लेकिन लगता है कि उसके पास कोई अद्भुत क्षमता नहीं है। उसका शरीर औसत दर्जे का है। हो सकता है उसने कोई खजाना खा लिया हो जिससे उसकी मेरिडियन खुल गई हो और उसे मार्शल आर्ट के शुरुआती चरण पूरे करने का मौका मिला हो। जहां तक उसकी सूझबूझ की बात है तो वो जन्मजात होनी चाहिए। आदर्श का शरीर औसत दर्जे का था। एक ऋषि होने के नाते ये बात एक नजर में ही स्पष्ट थी। इसके अलावा आदर्श का साधना लेवल भी बहुत ज्यादा नहीं था। वो अभी तक बैंगनी रक्त के अंतिम चरण तक भी नहीं पहुंचा था। उसके अन्य पहलुओं की तुलना में ये बैंगनी रक्त साधना लेवल ज्यादा नहीं था। क्या आपने कृपाण कब्र में प्रवेश करने से पहले कोई शीर्ष कृपाण मैनुअल पढ़ा था? शमशेर ने फिर पूछा। अगर आदर्श को कोई सौभाग्य मिला होता कि वो कृपाण सत्य की कुछ रहस्यमयी तकनीकें पढ़ पाता तो शमशेर इस स्थिति को बेहतर समझ पाता। बेशक ऐसा होना बहुत ही असंभव था। हालांकि आदर्श ने अपना सिर हिला दिया।
एल्डर शमशेर ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझ गया। भविष्य में अगर आप फिर से कृपाण मकबरे में प्रवेश करना चाहें तो आप मेरे या अचल के माध्यम से जा सकते हैं। हम आपसे कुछ भी भुगतान नहीं मांगेंगे। जहां तक अन्य संसाधनों की बात है, अगर आप उनका उपयोग करना चाहते हैं तो आपको सामान्य कीमत चुकानी होगी। यही वैभव दिव्य नगरी के नियम हैं। नियमों के बिना कुछ भी संभव नहीं था। स्वाभाविक रूप से वैभव दिव्य नगर द्वारा साधकों पर लागू किए गए योग्यतम की उत्तरजीविता के नियमों का पालन करना आवश्यक था। कृपाण मकबरे का कोई इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए उसे बेकार छोड़ने का कोई मतलब नहीं था। आदर्श को उसका खुलकर इस्तेमाल करने देने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अन्य संसाधन वैसे नहीं थे। उनमें से कई के लिए दूसरे साधक अपनी जान जोखिम में डालकर प्रतिस्पर्धा करते थे। अगर बुजुर्ग पक्षपात करते और उन्हें सीधे आदर्श को दे देते तो आम जनता को संतुष्ट करना मुश्किल होता। ये सुनकर आदर्श बहुत खुश हुआ। वो सचमुच कृपाण मकबरे में फिर से प्रवेश करना चाहता था, लेकिन एक दिन में एक गौरव बिंदु बहुत महंगा था। वो अमीर होते हुए भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। बच्चे, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, अचल हंसा। अच्छी तरह अभ्यास करो। पता नहीं किस अद्भुत व्यक्ति ने कृपाण सत्य के 32 वचन दिए। यहां तक कि कब्र में प्रवेश करने वाले ऋषि भी उन वचनों से ज्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए। ऋषि मुनि भी इसे समझ नहीं पाए। अचल की बातें सुनकर आदर्श को गहरा सदमा लगा। आदर्श के लिए ऋषि सर्वशक्तिमान थे, लेकिन अब अचल ने कहा कि कृपाण सत्य के 32 वचनों के आगे ऋषि भी असहाय है। अलग अलग सिद्धांतों वाले लोगों के बीच समझ के लिए बहुत कम सामान्य आधार है। कृपाण और तलवार की समाधि वैभव दिव्य नगरी के नीचे करोड़ों वर्षों से सो रही है। ऋषिगण उनमें स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हर ऋषि कृपाण या तलवार के सत्य में पारंगत नहीं होता। तलवार या कृपाण के मार्ग में निपुण लोग भी कृपाण और तलवार की समाधि में छिपे नियमों को अपनाने में सक्षम नहीं हो सकते, अचल ने कहा और शमशेर की ओर देखा। बूढ़ा शमशेर तलवार चलाता है, इस पर उसका सबसे अधिक अधिकार है। एल्डर शमशेर अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी तलवार हमेशा उनकी पीठ के पीछे रखी रहती थी। वे उसे कभी भी किसी अंतरिक्षीय घेरे में नहीं रखते थे। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि वे सूक्ष्म रूप से रूपांतरित हो सके, धीरे धीरे तलवार के साथ एकाकार हो सके। वैभव दिव्य नगर के साधकों ने एल्डर शमशेर की तलवारबाजी कभी नहीं देखी थी, लेकिन सिर्फ उनकी उपाधि, अपनी तलवार के लिए प्रसिद्ध ऋषि, तलवार के क्षेत्र में शमशेर की उपलब्धि को समझाने के लिए काफी थी। अचल द्वारा तलवार समाधि से सीखने के अपने अनुभव का जिक्र सुनकर शमशेर मिश्रित भावनाओं से भर गया। उसने कहा, जब मैं छोटा था तब मैंने सचमुच तलवार समाधि में प्रवेश किया था। कई महीनों तक अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के प्रयास के बाद मुझे अंततः कुछ परिणाम मिले, लेकिन तलवार के कुछ दांव पेच सीखने के बाद मैं धीरे धीरे एक अड़चन में पहुंच गया। तलवार के कुछ सत्यों ने मुझे स्तब्ध कर दिया। मैं उन्हें समझ नहीं पाया या उन्हें आत्मसात नहीं कर पाया। बाद में मैंने लगातार नए प्रयास जारी रखे। इन प्रयासों में मुझे 1000 साल लग गए। इस अवधि में मैंने कई अलग अलग तरीके आजमाए जो मुझे सही लगे, लेकिन फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया। 1000 साल? आदर्श घबरा गया। इस वैकल्पिक दुनिया में उसे ऐसा लग रहा था जैसे 1000 साल कुछ भी नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपने पिछले जन्म में लगभग 2 दशक जी चुका था, वो 1000 साल की अवधारणा को अच्छी तरह जानता था। एक नश्वर राजवंश लगभग 300 साल तक ही चलता है। शमशेर ने कहा, हो सकता है कि तलवार के सत्यों की जो समझ मुझे शुरू में ही मिल गई थी, वो मुझे अनजाने में ही भटका रही हो। हालांकि मैं भटक भी गया था, फिर भी कब्र से जो चीजें मुझे मिली वे मेरे काम की थी। तलवार की कब्र का रास्ता एक विशाल रास्ता है। इसका दायरा बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि मैं उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। ये एक विशाल भूल भुलैया जैसा है। इसमें रहते हुए मुझे नहीं पता था कि कौन सा रास्ता सही होगा। मैं बस बेतरतीब ढंग से उसमें से गुजर सकता था। शायद जब मैं अंततः बाहर निकलूंगा तब मुझे आखिरकार पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर चल रहा था, लेकिन वो मेरे लिए बहुत दूर है। बड़ा रास्ता। आदर्श थोड़ा स्तब्ध रह गया। एक ऐसा विशाल रास्ता जिसने एक ऋषि को भी निराश कर दिया, यहां तक कि भटकने की हद तक। और तो और वो ये भी नहीं बता पा रहा था कि उसने ऐसा किया भी था या नहीं। हाँ, ये एक बड़ा मार्ग है। वैभव दिव्य साम्राज्य में लोगों ने हमेशा साधना तकनीकों को आक्रमण की चालों से ज्यादा महत्व दिया है। ये समझ में आता है। आखिरकार एक साधना तकनीक व्यक्ति को विभिन्न लोकों में सफलता प्राप्त करने में सक्षम बना सकती है, जबकि आक्रमण की चालें ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वास्तव में आक्रमण की चालें और पथ 2 अलग अलग चीजें हैं। कृपाण चालें हैं, जबकि कृपाण सत्य कृपाण का मार्ग है। वे मौलिक रूप से भिन्न हैं। यदि आप कृपाण के मार्ग का सार समझ सकते हैं तो ये नाम शास्त्रीय सत्यों को समझने के समान होगा। ये आपको एक शिखर ऋषि बनने में सहायता कर सकता है और शायद एक उच्च लोक तक भी पहुंचने में, लेकिन ये बहुत कठिन है। एल्डर शमशेर ने आह भरी। उन्होंने ये बात यूं ही कह दी थी। हालांकि वे आदर्श की कद्र करते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श एक दिन इस मुकाम तक पहुंच पाएगा। शिखर ऋषि वो क्षेत्र था जहां वैभव दिव्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट और वैभव दिव्य नगर के प्रथम नगर स्वामी पहुंचे थे। जहां तक ऋषि से बढ़कर कुछ कहने की बात है, ये बात कहने लायक नहीं है।
वैभव दिव्य साम्राज्य की स्थापना के बाद से पूरे इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो ऋषि से बढ़कर कुछ कर पाया हो। मार्शल आर्ट के कठिन मार्ग के कारण एल्डर शमशेर द्वारा लापरवाही से कहे गए शब्द शायद उनके द्वारा महसूस किए गए कुछ पछतावे के कारण थे, लेकिन इससे आदर्श को बहुत फायदा हुआ। कृपाण चालें, कृपाण सत्य। चूंकि कृपाण कब्र में लिखे शब्दों को शमशेर ने एक बड़े रास्ते के रूप में वर्णित किया था, तो ये निश्चित था कि ये उसे भविष्य में बहुत दूर तक जाने की अनुमति देगा। आदर्श के पास बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति थी। बैंगनी क्रिस्टल की उत्पत्ति से आदर्श को जो दृष्टि मिली, उससे उसे एनर्जी की उत्पत्ति देखने का मौका मिला। इस योग्यता के साथ और कृपाण मकबरे में आसानी से प्रवेश करने की क्षमता के साथ उसने सब कुछ अपने पक्ष में कर लिया। अगर फिर भी उसे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ, तो आदर्श की इसे समझने में असमर्थता को अब और उचित नहीं ठहराया जा सकता था। चलो इसे समझते हैं, देखते हैं मैं इस रास्ते पर कितनी दूर तक चल पाता हूं। शमशेर और अचल चले गए और आदर्श को पीछे छोड़ गए, जो अभी भी उन दोनों बुजुर्गों द्वारा कही गई बातों पर विचार कर रहा था। वहां मौजूद बाकी लोग ईर्ष्या से आदर्श को देख रहे थे। चूंकि दोनों बुजुर्गों ने एक अदृश्य युआन क्यू बल क्षेत्र उत्पन्न करके उनकी आवाजें अलग कर दी थीं, इसलिए वहां मौजूद अन्य सभी साधकों को आदर्श और दोनों बुजुर्गों के बीच हुई बातचीत का सार समझ नहीं आया। लेकिन बुजुर्ग के भावपूर्ण भाव से स्पष्ट था कि वे आदर्श की सराहना करते थे। यदि उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए किसी बड़े द्वारा बुलाया जा सके, तो ये उनके जीवन का एक दशक गंवाने के लायक बात होगी। जब लोग आदर्श की प्रशंसा कर रहे थे, तो उन्होंने आदर्श को सम्मान की सीट से नीचे उतरकर रेफरी की ओर आते देखा। ओह, क्या बात है? आदर्श को आते देख रेफरी ने पूछने की पहल की। इससे पहले इस रेफरी ने आदर्श को दोनों बुजुर्गों से बात करते देखा था। एक जूनियर के लिए बड़ों का ध्यान आकर्षित करना सिर्फ नंबर 1 नौसिखिया होना ही काफी था। बड़ों की सराहना के कारण रेफरी भी आदर्श की बहुत कद्र करता था। बात यह है, मैं उस प्रतिद्वंदी का नाम बताना चाहता हूं जिसे मैं कल चुनौती देना चाहता हूं। विशांत के खिलाफ जीत के बाद आदर्श ने रूकीज में नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया था। इससे रूकी रैंकिंग प्रतियोगिता का समय से पहले ही अंत हो गया, लेकिन वो कल पृथ्वी की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए अभी भी संघर्ष कर सकते हैं। ओह, कल के प्रतिद्वंदी कल बता सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। रेफरी ने आदर्श को विनम्रता से देखा। यह अच्छी बात थी कि आदर्श ऊपर की ओर दौड़ना जारी रखना चाहता था। मुझे लगता है कि यह बात अभी कहना बेहतर होगा, ताकि उस व्यक्ति को तैयारी के लिए कुछ समय मिल सके, आदर्श ने एक चमकदार मुस्कान के साथ कहा। न जाने क्यों आदर्श की मुस्कान देखकर रेफरी एक पल के लिए झिझका। उसे लगा जैसे उस मुस्कान में कोई दुष्टता छिपी हो। तैयारी? रेफरी उत्सुक था। यह सिर्फ एक मैच था, कोई बाहरी ट्रेनिंग भ्रमण नहीं। तैयारी करने की क्या बात थी?